नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। उच्च शिक्षा को लेकर दावों की पतंग तो खूब उड़ाई जाती है, लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई कुछ और ही होती है। कॉलेज में एक्सपर्ट टीचर की बात तो छोड़ ही दीजिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए जरूरी लेक्चरर तक यहां नहीं है। डूंगरपुर से दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकार शिक्षा को लेकर कई दावे करती है। तमाम सुविधाएं देने के वादे होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ लेक्चरर नहीं है। जिले का सबसे बड़ा एसबीपी कॉलेज की बात करें तो यहाँ 8000 स्टूडेंट्स हर साल रेगुलर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत सिर्फ 16 लेक्चरर ही पोस्टेड हैं, जबकि कॉलेज में लेक्चरर की 81 पोस्ट सैंक्शन है। बावजूद कॉलेज में 65 पोस्ट अभी भी वेकेंट हैं। हालात ये है कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ाने के लिए कोई लेक्चरर नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई है। एसबीपी कॉलेज में 16 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन इनमें से 2 लेक्चरर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, जबकि पहले से वेकेंट पोस्ट की भरमार है। ऐसे हालात में कॉलेज में सिर्फ 14 लेक्चरर ही कार्यरत हैं। एसबीपी कॉलेज के अधीन जिले की गामड़ी देवल, गामड़ी अहाड़ा कॉलेज भी हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामों की वजह से इन लेक्चरर की ड्यूटी भी लगा दी जाती है। एसबीपी कॉलेज में 19 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 9 सब्जेक्ट के एक भी लेक्चरर नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, लोक प्रशासन, ईएफएफएम, एबीएसटी, भूगर्भ शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें एक भी लेक्चरर नहीं है। ऐसे में साल भर में इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई नहीं होती। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में कॉलेज प्रशासन की ओर से संविदा लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन परमानेंट लेक्चरर के नहीं होने से रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। एसबीपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर की खाली पदों को भरने के लिए 5 सालों से संघर्ष हो रहा है। पहले कांग्रेस और अब भाजपा सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा गया, जिससे पढ़ाई चौपट हो गई है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश नेमाना ने बताया है कि लेक्चरर के खाली पदों की बात सही है, इसे लेकर सरकार को लगातार अवगत कराया जा रहा है। पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है सर। राजकुमार मीणा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर दरियाव सिंह चंडावत हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन हैं एजुकेशन, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर यशोदा चौहान जी हैं, शिक्षाविद, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत प्रोफेसर दरियाव सिंह से करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ावा को लेकर बातें की जाती हैं चुनाव के समय में, तो ये मुद्दा बहुत गूंजता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कॉलेज में प्रोफेसर मौजूद नहीं है, बच्चे भगवान के भरोसे यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। कैसे होगी उनकी पढ़ाई? कौन पढ़ाएगा जब वहां पर प्रोफेसर ही मौजूद नहीं होंगे? तो ये बात सही है कि केवल साउथ राजस्थान में ही नहीं, पूरे राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उसमें अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्रोफेसर की कमी है। और कमी ही नहीं कहूंगा, जो मेरा नॉलेज है उससे 50% ही जो है स्टाफ है। इस वजह से जो है पठन पाठन का कार्यक्रम जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जो है एक तरह से न के बराबर है। और जहां तक दक्षिणी राजस्थान की बात है, वहां और भी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस जो है दक्षिणी राजस्थान में नहीं देता है और वो अच्छी जगह पोस्टिंग लेना चाहता है। उस वजह से जो बुरे हालात है दक्षिण राजस्थान के, खास तौर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सज्जनगढ़ और ये जो पूरा एरिया है, उसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है। 291 सरकारी कॉलेज हैं और 340 जो सेज के माध्यम से जो महाविद्यालय बनाए गए हैं, यानी राजस्थान में 631 महाविद्यालय हैं। 631 महाविद्यालयों में किसी तरह का कोई पठन पाठन नहीं हो रहा है। और इसके लिए वर्तमान सरकार ने 8 जून को एक हाई पावर कमेटी बनाई, जो एक विश्वविद्यालय के कुलपति उसके चेयरमैन थे। और जहां तक मेरे को नॉलेज है, उन्होंने बहुत ही जल्दी ही, मुझे लगता है कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट कर दी है। फिर भी उसका कोई किसी तरह से व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपके सामने एक बात लाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार
ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने 15 दिसंबर को शपथ ली और 18 दिसंबर को राजस्थान के विश्वविद्यालयों के सिलेक्शन बोर्ड, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल, गवर्नमेंट के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, सभी करीब 1000 व्यक्तियों को जो है उस दिन निरस्त कर दिया गया था। 18 दिसंबर को सभी को जो है अपने पदों से उनसे मुक्त कर दिया था। उसके बाद आज लगभग 5 तारीख है, 13 दिन बाकी है। पूरे वर्ष भर राज्य सरकार ने न तो सिलेक्शन कमेटी में किसी को लगाया, न बोर्ड के किसी को मेंबर को बनाया, और ये स्थिति है कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में जो चल रहे थे सिलेक्शन वो रुक गए, और जिनके हो गए वो लिफाफे अभी भी नहीं खुल रहे हैं। यही हालत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की है। तो यानी कि राजस्थान में कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पर अभी भी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रोफेसर आएंगे तो उनके जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उसकी पढ़ाई होगी। डॉक्टर यशोदा चौहान के पास जाऊंगी मैं, सर आपके पास लौटूंगी मैं, डॉक्टर यशोदा का इस पर जवाब लेना चाहूंगी मैं। आप जरा बताइए कि कई ऐसे इलाके हैं, सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कॉलेजेस हैं वहां पर प्रोफेसर मौजूद नहीं है। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके तो प्रोफेसर है ही नहीं, कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके अभी भी पोस्ट खाली हैं। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी फिर ऐसे में? ये बहुत ही शोचनीय विषय है। कि प्रोफेसर नहीं है और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भरमार है कॉलेजेस के अंदर। और प्रोफेसर जो है वो सरकार नियुक्त नहीं कर रही है, न उनका चयन कर रही है। चयन यदि होता है तो वो उसके अंदर और भी जो है आरपीएससी से चयन होते हैं तो उनके अंदर कई बाधाएं और रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे में ये विचारणीय बिंदु है कि बच्चे अध्ययन करें तो करें कैसे। और उसके अलावा जो आदिवासी एरिया के अंदर जो आज का विषय है कि उसके अंदर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इनके अंदर जो है वो प्रोफेसर नहीं है, तो बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? कॉलेज के अंदर जाएंगे, भीड़ भाड़ इकट्ठी करके फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। और फिर यदि कुछ थोड़े बहुत पेरेंट्स हैं जो पैसा उधार ले सकते हैं या उनकी जेब अलाउ करती है तो वो फिर बड़े शहरों के ऊपर जो है वो दबाव बनाते हैं, कोचिंग लेने के लिए वो बच्चे वहां पर आते हैं, जिनकी भारी भरकम फीस जो है वो पेरेंट्स को देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। समाज के अंदर शोषण हो रहा है और बच्चों के बीच में जो है वो बहुत ही अराजकता फैल रही है। और फिर बच्चे जो है उनकी जो यूथ की जो शक्ति है उसका हास होते हुए और वो दूसरी जगहों के ऊपर डाइवर्ट होता है। उस डाइवर्जन को रोकने के लिए हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर लेक्चरर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट करें और उनकी जो है वो अध्ययन जो है सुचारू रूप से अति आवश्यक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, इस पर डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजपुरोहित साहब, देखिए आपको भी पता है जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, आदिवासी बहुल इलाके में चुनाव के समय में तो ये मुद्दा खूब उठा था कि जो भी ऐसे इलाके हैं वहां पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जमीनी हकीकत कुछ और है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 8,000 के करीब में हर साल एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रोफेसर ही नहीं है। बच्चों को रुख करना पड़ रहा है शहरों की ओर ना। जो पेरेंट्स इतना अफोर्ड करते हैं वहीं भेज पाते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? मैं अभी हमारे दोनों शिक्षाविद महोदय को सुन रहा था, दरियाव सिंह जी को और यशोदा मैडम को। ये सच है, कॉलेजें बनाई गई, चुनाव के समय में कॉलेजें विश्वविद्यालय नए बनाए गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पोस्ट नहीं, बजट नहीं। और तो और हमारे मित्र जो दरियाव सिंह जी, उनको शायद पता होगा, हर बीएफसी के अंदर पिछले 5 साल में राज्य सरकार क्या कर रही थी। राज्य सरकार हर बीएफसी के अंदर वैकेंट पोस्टों को तोड़ रही थी, खत्म कर रही थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से आरपीएससी ने महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा ली है, परसों अंग्रेजी प्राध्यापकों का रिजल्ट भी आ चुका है। जैसे जैसे साक्षात्कार पूर्ण हो रहे हैं वैसे वैसे परिणाम आ रहे हैं और उनकी संस्थिति राज्य सरकार के पास जाएगी और नियुक्ति आदेश इनके जारी होंगे। तो लगातार एक सतत प्रक्रिया रिक्रूटमेंट की वो चलती रहती है। दरियाव सिंह जी ने एक और आरोप लगाया कि करीब 1000 के करीब नियुक्तियां, मैं भी एक विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ, राजस्थान में करीब 40 विश्वविद्यालय हैं। राज्य सरकार के नॉमिनेट व्यक्ति कितने होते हैं? एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, एक सिलेक्शन बोर्ड में, दोनों को काउंट कर ले तो भी 80 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 1000 नहीं होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और जल्दी ही आप देखेंगे कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो सीनेट के मेंबर हो, चाहे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हो, ये नियुक्तियां जल्दी ही होने वाली है, पाइपलाइन में है और जल्दी इनके आदेश हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा बिल्कुल जल्दी होनी चाहिए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं, आपके पास लौटूंगी मैं सर।
एक लाइन कहना चाहता हूँ जी। लगातार लोकसभा चुनाव, उसके बाद में उपचुनाव, और जिस प्रकार से आचार संहिता को करते करते राज्य सरकार राज्य से पहुंची है, जल्दी ही ये सारे समस्याओं का समाधान होगा। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में तो मैंने बताया आरपीएससी प्रोसीजर शुरू हो गया है, रिटर्न परीक्षा हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं, साक्षात्कार चालू है। महाविद्यालय को जल्दी अपने अपने विषय के लेक्चरर मिलेंगे। लेकिन ये विद्या संबल योजना क्या थी कांग्रेस राज में जो शुरू की गई थी? विद्या संबल योजना ये थी कि युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया। नेट क्लियर स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, उनको केवल मैक्सिमम 25,000 रुपए में इन लोगों ने 5 साल तक नियुक्तियां नहीं की और उनके साथ शोषण किया। और 25,000 मैक्सिमम, जितनी क्लास लेंगे उतना ही पैसा मिलना है। 70 किलोमीटर दूर आपको क्लास लेने के लिए महाविद्यालय में जाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सरकार ने आते 1-1 करोड़ रुपए कृषि महाविद्यालय, मैं बता रहा हूँ, जो 8 नए कृषि महाविद्यालय खुले स्कूलों के अंदर चल रहे हैं। मंडावा के अंदर हमारा कॉलेज स्कूल में चल रहा है, बिल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने आते 1 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी दिया है सभी महाविद्यालय को। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी जब तक नहीं होगी, आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी, आप कैसे महाविद्यालय खोल देंगे? आप महाविद्यालय खोल के एक प्रिंसिपल बैठा दिया कॉलेज एजुकेशन से, एक लेक्चर का ट्रांसफर करके। हमारे लूणकंसर में हमने देख लिया, कोलायत में हमने देख लिया, नोखा में हमने देख लिया, डूंगरगढ़ में हमने देख लिया। क्या इस तरीके से महाविद्यालय खोले जाते हैं? सरकार कोई भी निर्णय लेती है पूरा सोच समझ करके, छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, छात्रों की संख्या जो है उसके रेशियो के अंदर शिक्षक अनुपात हो। और जिस प्रकार से पिछली सरकार ने महाविद्यालय खोले, नर्सरी स्कूल खोलते हुए इन्होंने महाविद्यालय खोल दिए, एक तहसील में 3-3 महाविद्यालय। लेकिन खोलिए आप, हमारी आपत्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन खोलने के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बजट, उनकी फैकल्टी, उनकी बिल्डिंग, ये भी तो प्रोवाइड करे। सरकार नहीं कराई। माननीय भजनलाल जी सरकार ने आते नियुक्ति प्रोसीजर शुरू कर दिया है, 1-1 करोड़ रुपए महाविद्यालय को देने का काम शुरू कर दिया है। और जल्दी नियुक्ति प्रोसीजर की हमारे दरियाव सिंह जी मित्र बात कर रहे थे, सभी नियुक्तियां होने वाली है, बोर्ड में भी होने वाली है, सिलेक्शन बोर्ड में भी होने वाली है, पाइपलाइन में जल्दी आप देखेंगे आदेश हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सभी विश्वविद्यालय में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राजकुमार मीणा जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। राजकुमार जी, क्या विश्वविद्यालय खोलना ही एक पहल है? यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना, छात्रों की समस्याओं का समाधान और फैकल्टीज की यहाँ पर जरूरत को पूरा करना भी एक कदम हो सकता है। शिवानी जी, चेतन जी ने जिस प्रकार का भी पूरा व्यक्तित्व और सबका सब यहाँ पे बैठे हुए जो दरियावत जी है, यशोदा जी है, इन्होंने जो सुझाव दिए सबका खंडन करते हुए सिर्फ इन्होंने अपनी सरकार की कमी छुपाने के अलावा और कुछ नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारों पे भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने नाकामियों को छुपाया है। इन्होंने बोर्ड हटाया और उसकी बात सुनिए, ये कभी भी नहीं चाहते कि इस प्रदेश के एक गरीब का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले। आप देखिए महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो चलाए थे, उनका क्या हाल किया इन्होंने। बड़ी मुश्किल से विपक्ष ने धरना देने की नौबत आ गई थी, उन्होंने बोला कि हम इसका विरोध सड़कों पे आके करेंगे। हर एक प्रदेश में रहने वाले हर एक आम बच्चे का अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। इनका सीधा सीधा सा फंडा ये है कि ये कभी भी नहीं चाहते कि आदिवासी बहुल के जो युवा है उनको उच्च शिक्षा सही तरीके से मिल जाए। अगर वो सही तरीके की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो अपने हक अधिकार के लिए वो आवाज उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर सिर्फ इनके बीच में संस्कार शालाएं खोल रखी है, जहां ये 1500 रुपए पर महीने में लोकल आदिवासी के किसी व्यक्ति को रखते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ तथाकथित काल्पनिक चीजों के बारे में बताया जाता है और उनका भगवाकरण करके सिर्फ उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्यों नहीं देते? आपको किसने मना किया? हर चीज जो बनाई जाती है त्वरित रूप से नहीं होता। अगर सरकार ने पिछली सरकार में अगर महाविद्यालय की घोषणा की तो आगे आवश्यकता के अनुसार की है, धीरे धीरे उसमें टीचर्स भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है लेक्चरों की कमी आप देखिए आंकड़ा कि सिर्फ राजस्थान में सब जगह बराबर नहीं है। ध्यान योग्य बात यह आती कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की मंशा क्यों नहीं है कि वहां पर इन चीजों को पूरा किया जाए? शिक्षा की आवश्यकता सबको है, लेकिन आप विशेष तौर पर इस प्रकार की, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को आप खत्म करना चाहते हो, आपके बीच बीच में जो सिलेबस है उसको चेंज करना चाहते हो, और खास तौर पर ये उच्च शिक्षा की वहां पे व्यवस्था ना करके और सीधी तौर पे वहां पे संस्कार शालाएं स्थापित करके जो आपका क्या बोलते ब्रेन वॉश करने की जो संकीर्ण मानसिकता वाली चीज आप आदिवासियों के बच्चों में जो फैलाना चाहते हो, पूरा आदिवासी समाज इसको देख रहा है। इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी और साथ में जो महाविद्यालय के अंदर जो छात्र संगठन है, जहां पर जो चुनाव लड़ते हैं, अपने जो जीत कर आते हैं और बच्चों की जो आवाज उठाते हैं, उनकी भी इसमें बराबर जिम्मेदारी बनती है। पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा।
आप यहाँ के आंकड़े बता दोगे, वहां के आंकड़े। और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ भी पावर नहीं है। जब तक पावर दिल्ली से नहीं आता है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक ट्रांसफर भी उनकी इच्छा से नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को, इतना अच्छा खासे प्रदेश को इन्होंने गड्ढे में ले जाकर, इनका बहाना देखिए, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, फिर बोल देंगे नगर निकाय, फिर बोल देंगे दूसरे आगे। अरे भाई, इनके अलावा भी बीच में आपको समय मिला है, आप हटा तो सकते हो। इन सब व्यस्तता के बीच में लगा क्यों नहीं सकते? किसने मना किया आपको? सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को छुपाकर और पूरा पर्दा उस पर उड़ाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी का। सर बताइए, आखिर ये लापरवाही, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं। देखिए शिवानी जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे मित्र ने भी संस्कार के स्कूलों की बात की, संस्कार होने चाहिए। क्या प्रदेश के बच्चों में संस्कार नहीं होने चाहिए? अगर आप नहीं चाहते तो मत करिए, आइए आपके ऊपर जाने, आपके विवेक पे जाने। लेकिन मैं एक बात कहना, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, मैंने आपकी बात पूरी की सुनी। अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पे, जिसके ऊपर आज डिबेट आपने रखी है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया कि लोगों के वोट लूटने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने महाविद्यालयों और विद्यालयों की घोषणा की, मैं कहता हूँ करो, आप जनता के लिए करो। लेकिन क्या आप इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? क्या लेबोरेटरी नहीं चाहिए? क्या लाइब्रेरी नहीं चाहिए? क्या फैकल्टी नहीं चाहिए? क्या बैठने के लिए बेंच नहीं चाहिए? क्या बिल्डिंग नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार जी, जवाब तो सुनिए, बीच में ऐसे बोलने से जवाब सुनिए। आपने सवाल किया था ना, अब जवाब सुनिए आप। एक प्राइमरी स्कूल का भवन किराए पर रह करके एक महाविद्यालय के लेक्चरर को प्रिंसिपल बना करके वहां बैठा दिया गया। ना वहां लाइब्रेरी है, ना वहां लेबोरेटरी है, ना वहां पर फैकल्टी है, ना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग की तो छोड़िए आप, कुछ नहीं। नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम पर एक कर्मचारी नहीं। इस प्रकार से इन्होंने महाविद्यालय खोल के युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन माननीय भजनलाल जी सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन सभी महाविद्यालयों में, मैंने पहले भी आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा रिलीज कर दिया है। पोस्टिंग के लिए आरपीएससी ने रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हो गया है। इंटरव्यू लगातार सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी परसों ही अंग्रेजी का रिजल्ट, इंग्लिश का रिजल्ट आ गया है। जैसे ही सूची जाएगी, नियुक्ति आदेश जारी होकर लग जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस का मैं बात नहीं करता, जो हो गया वो बीत गया। लेकिन हम लोग ये निश्चित रूप से कृत संकल्पित हैं, चाहे विश्वविद्यालय में सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे कहीं पर सिंडिकेट हो, सभी के मेंबर जल्दी नियुक्त होंगे। जल्दी हम विश्वविद्यालय में जहां जितने भी रिक्त पद है, हम लोग पोस्टें लैप्स नहीं करते हैं। बीएसएफ में हम लोग पोस्टें सैंक्शन करते हैं। सभी कृषि महाविद्यालयों में 28 पोस्टें सैंक्शन हुई है। उन सबकी नियुक्ति प्रोसीजर अब शुरू होने वाला है। फॉर्म भरे हुए हैं, केवल इंटरव्यू लेटर जारी होना है। जैसे ही बोर्ड मेंबर नियुक्त हो जाएंगे, फॉर्मों की स्क्रीनिंग हुई है, जैसे ही सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर बन जाएंगे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर बन जाएंगे, ये इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फॉर्म भरे हुए हैं, स्क्रीनिंग हुई है, केवल कॉल लेटर जाने हैं। ये संवेदनशील सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में। गंभीर विषय भी है ये, जो युवा की डॉक्टर चेतन जी, गंभीर विषय भी है। मुझे नहीं लगता सरकार को इसमें देरी करनी चाहिए। छात्रों के भविष्य का सवाल है। लौटूंगी आपके पास, जवाब लेते हैं दरियाव सिंह से इस पर। सर, आपने सुना, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अगर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो उन छात्रों की जो इस वक्त प्रोफेसर के इंतजार में है, क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके तो प्रोफेसर है ही नहीं। एक गंभीर समस्या है। जो सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, इतना समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। राजपुरोहित साहब को मैं ये थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है, सिलेक्शन चल रहे थे कंटिन्यूस दोनों। सबसे बुरी हालत तो आप जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, पोस्ट देने से नहीं है। इवन में तो भवन भी बाद में बनाया जा सकता, पर अगर पढ़ाने वाला एंटोमोलॉजी में अगर एक टीचर नहीं है, हॉर्टिकल्चर में कोई टीचर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कोई पढ़ा नहीं सकता है, यदि रिन्यूएबल एनर्जी में कोई ताला बंद करने वाला प्रोफेसर नहीं, तो क्या स्थिति बनेगी। खास तौर से स्टेट में एग्रीकल्चर की तो बहुत बुरी दशा है, जिसमें प्रैक्टिकल भी कराने पड़ते हैं। तो सबसे जरूरी स्टाफ का होना आवश्यक है। और 1 वर्ष पूरा बीत गया। ये देखिए राजपुरोहित साहब, आपको इस बात को स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं कोई ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता हूं, पर कहीं न कहीं जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों की, कह लीजिए चाहे आप, तो है कोई प्रायोरिटी नहीं है। और हमको हमेशा ये सरकारें इसीलिए बदलती है
कि छात्रों को, युवाओं को लगता है कि ये सरकार आई कुछ अच्छा करेगी, तो उधर उठ जाता छात्र युवा। फिर दूसरी बात सोचता है इन्होंने कुछ नहीं किया, अब के ये कुछ करेंगे तो चलेंगे। तो आपसे हमारा तो विनीत यही है कि आज इस एनडीटीवी की चर्चा के माध्यम से, राज पुरोहित साहब के माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं, कम से कम अब तो दूर नहीं करें, इन छात्रों को कुछ टीचर्स दिलाएं, अध्ययन अध्यापन का काम बने, राज्य में एक शिक्षा स्तर बने, राज्य में एक गुणवत्ता की एक शिक्षा चालू होवे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर किसी तरह का गवर्निंग काउंसिल बने, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की गवर्नेंस काउंसिल और एक्ट बने आपके शासन में, ये सब बना के कंप्लीट पड़े हुए हैं। परंतु इसमें ऐसा नहीं कि वो है कि ये है, परंतु निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ा है कि युवा और छात्र पिसता जा रहा है, चाहे कैसा भी राज रहे, चाहे कुछ भी रहा, परंतु एक साल से जो बैठे हैं, ठीक है 1000 की संख्या नहीं होगी एकेडमिक काउंसिल में और इस तरह से करके, पर जब संख्या 200-400 बढ़ती है तो वो बोलने में, भाषा में इस तरह से होता है, एग्जैक्ट नहीं निकाले। कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय जितने हैं 28 विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी के और जगह कॉलेज वगैरह जो है, जिसमें भी सिंडिकेट, सीनेट, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए। समय आपका ही निकल रहा है, हमको तो आप बनाओगे नहीं, कम से कम हम यही चाह रहे हैं कि भाई उनकी नियुक्तियां हो जाए तो जिससे प्रोसेस चालू हो जाए। नियुक्ति होते ही प्रोसेस चालू होता है, फिर 2 होंगे, फिर विश्वविद्यालय में कुलपति बदलेंगे। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के सेक्टर में विश्वविद्यालयों की बहुत हालत खराब है। बिल्कुल, मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, मेवाड़ उदयपुर से 2 विश्वविद्यालय है, दोनों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। आज भी आप देखें कि आधे के तो लिफाफे बंद है, जो लिफाफे खोले नहीं जा सकते, आधे के लिफाफे बंद इसलिए नहीं कहेंगे, उस दिन लास्ट दिन जो उनका सिलेक्शन कमेटी का जो बोर्ड भंग हो गया था 18 तारीख को, जो दिसंबर को तुरंत जो है उनको रवाना कर दिए गए, वो खैर आपकी जो भी रही, हम तो आप आज इस चर्चा के माध्यम से चाहेंगे जितना जल्दी हो सके छात्रों को शिक्षक दे। बिना शिक्षक के कोई गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, बिना टीचर के। आप और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आज की चर्चा तभी अपनी सामयिक होगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जो आप जो भी किया है आज सेज के माध्यम से, जो कॉलेज पढ़ी, इनकी गवर्निंग इसमें प्रिंसिपल ही नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है, एग्जैक्ट तो नहीं, पर 400 से अधिक प्रिंसिपल कॉलेजों के प्रिंसिपल ही नहीं है। तो ये भी व्यवस्था आपको करनी है। संविदा कर्मियों में आप कह रहे हो हमने संविदा लगाए और इन्होंने जो है वो दूसरे क्या नाम वो लगाए, वो व्यवस्था थी, तो कम से कम संविदा कर्मियों को कंफर्म करें, जो उनकी डिमांड्स उनके चल रही है, उनकी कुछ व्यवस्था देखे तो वो इसमें कुछ कर पाए। विद्या संबल योजना मेरे हिसाब से ठीक थी, उसको सही ढंग से नहीं है, आपने बंद करना चाहते हैं। आपका नाम बदलने का कोई है तो इसका कुछ नाम और बदल दीजिए, पर कुल मिला के किसी माध्यम से, किसी के द्वारा छात्रों को कक्षा में टीचर मिल जाए, पढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाए, उससे पठन पाठन होकर के उच्च शिक्षा की और गुणवत्ता की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन जो है लोगों को मिले। ये आप और हम सबकी इच्छा है कि राजस्थान का तभी विकास हो सकता है जबकि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जबकि हम गुणवत्ता की एजुकेशन देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दरियाल साहब, आपके बात से मैं सहमत हूँ। इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं चेतन राजपुरोहित जी। जी सर बताइए, क्या बताएंगे अब? एक मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बताइए। दरियाल सिंह जी ने एक बात की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज की रेगुलेशन के लिए बननी चाहिए। माननीय दरियाल सिंह जी ने खुद ने स्वयं ने स्टार्टिंग में कहा था, कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। वो कमेटी क्या है, हायर एजुकेशन में ये भी शामिल है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय, इनकी भी रेगुलेटरी तय करेगा। ये कमेटी जो रिकमेंडेशन दे रही है ये सरकार के पास आ गई है और जल्दी इसके अंदर सरकार निर्णय लेगी। सरकार कोई भी निर्णय लेती है उसका सर एक जून में बनी थी सर, जून में, और उसकी रिपोर्ट हो गई आज 6 महीने हो गए। इसलिए मैंने आपसे कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 6 महीने तक अगर कोई निर्णय नहीं होते हैं तो फिर कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। आप जानते हैं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में सरकार ऐसे निर्णय लेने से बचती है। कमेटी की रिकमेंडेशन मिल गई है, मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, महाविद्यालय शिक्षा हो चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, शिक्षकों की कमी है, मानते हैं ना, लेकिन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर नियुक्ति। लेकिन वो जो प्रयास है, आपने कहा कि जो मेंबर हटाए गए हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, हमारी सरकार ने हटाए, हम स्वीकार करते हैं, और क्यों नहीं हटाएंगे हम? मसला ये है कि राजपुरोहित साहब, मसला ये है कि अभी तक छात्र शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नियुक्ति भी होने वाली है पाइपलाइन में। मैंने पहले भी कहा था ये नियुक्ति जल्दी होगी, क्योंकि हमें भी चिंता है, विश्वविद्यालय के युवाओं की चिंता सरकार को ज्यादा है।
चिंता होती सर तो अभी तक ये छात्र राह नहीं देख रहे होते शिक्षकों को। लौटूंगे आपके पास, वापस लौटूंगी सर आपके पास। यशोदा चौहान जी, देखिए आपने देखा इस पर भी राजनीति हो रही है। छात्र शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए, कब उनकी जो सिलेबस बचे हुए हैं उसकी पढ़ाई पूरी हो, वो आगे की पढ़ाई कर सके। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस बीच पिस रहा है तो छात्र, बिल्कुल छात्र जो है वो पिस रहा है। और ये मैं सभी राजनेताओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप स्कूल या कॉलेज के अंदर जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होती, नहीं देख लेते, तब तक कॉलेज खोलते क्यों हैं? 2-2 कमरों के अंदर इन्होंने महाविद्यालय और कॉलेज खोल दिए हैं, तो उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, तो ऐसे को ये लोग अनुमति देते क्यों है? मेरी समझ में ये नहीं आता है। और ये फिर ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। पहले क्यों नहीं प्लानिंग की जाती है कि हाँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, उसके बाद ही इनको कॉलेज वगैरह खोलने चाहिए और स्टाफ देने चाहिए। यदि इन्होंने स्टाफ हटाया तो हटाने से पहले इनको नए स्टाफ की नियुक्ति तैयार करनी चाहिए थी, और उसके बाद में इधर हटाते और इधर स्टाफ को लगाते तो बच्चे सफर नहीं करते। अब ये कह रहे हैं हम लगा देंगे, तो अब कब लगा देंगे? दिसंबर शुरू हो गया है, मार्च के अंदर कॉलेज के एग्जामिनेशन हो जाते हैं, तो बच्चे कब अपना कोर्स पूरा करेंगे? कब स्टाफ जाकर के और वहां पर के ज्वाइन करेगा और पढ़ाएगा और कोर्स को पूरा करेगा? मतलब बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पैसों के साथ, उनके भविष्य के साथ टोटल खिलवाड़ करते हैं, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2-2 कमरों के अंदर खोल दिया। जैसे मीणा जी ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल खोले इन्होंने इंग्लिश मीडियम, तो जब तक इनके पास में स्टाफ नहीं था तो इन्होंने स्कूल खोले क्यों? आज तक स्टाफ की कमी है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है। महात्मा गांधी स्कूल के अंदर बार बार ये वैकेंसी निकालते हैं, बार बार एडॉक पे भी निकालते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाकर के पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। तो फिर ऐसे में उन स्कूलों को खोलने की जरूरत क्या थी? ऐसे में क्या उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर को फायदा हो गया, या आदिवासी जो बच्चे हैं उनको क्या फायदा हो गया खोलने से? केवल ये अपनी घोषणाएं करके और वोट बैंक को बढ़ाते हैं, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करते मेरे ख्याल से। मुझे लगता है 2-2 कमरों के अंदर प्रैक्टिकल लेने पहुंची हूँ, और पता नहीं किसी दूसरे तीसरे कॉलेज के अंदर इंतजाम होता है, वहां जाकर के हम प्रैक्टिकल लेते हैं, पूछते हैं बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग तो है ही नहीं। ठीक है मैम इसका जवाब मुझे लगता है राजकुमार मीणा जी सबसे बेहतर दे पाएंगे। मीणा साहब, क्वांटिटी बढ़ाने से होगा या क्वालिटी लाने से होगा? सिर्फ स्कूल खुल रहे हैं, शिक्षक तो है ही नहीं, पढ़ाई कैसे होगी? जो है वो पहले प्लानिंग करें और प्लानिंग के बाद में ये लोग घोषणाएं करें। ठीक है मैम, ठीक है, जवाब लेते हैं राजकुमार जी से। शिवानी जी, मैं यशोदा जी उम्र में काफी बड़े हैं और मेरे से ज्यादा अनुभवी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने प्राथमिक स्कूल जब में पढ़ने गए होंगे, क्या वहां पे पूरी बिल्डिंग थी क्या? किसी भी व्यवस्था को चालू करने के लिए बंद तो नहीं रख सकते ना। इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कल पहला स्कूल खुला होगा ना, तो उसकी भी पूरी बिल्डिंग नहीं होगी, वो भी किसी एक पेड़ के नीचे चला होगा, किसी एक तिरपाल के नीचे चला होगा। और जब मीणा जी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पढ़ाई अच्छी होती थी। ठीक है मैम, सुन लीजिए, गलत कर दिया अगर उन्हें। मैम सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राजकुमार जी, समय थोड़ा कम है, राजकुमार जी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिएगा। टीचर्स को लगा दिए, क्या गलत कर दिया? मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर पहले एक भी ऐसा महाविद्यालय सर मुद्दे पर आइए सर, जो सवाल पूछा गया है जल्दी से जवाब पूरा कीजिए, 30 सेकंड करने से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मैं सीधा कि महात्मा गांधी विद्यालय की आप बात कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो? मेरे खुद अंकल का बच्चा उसमें से पढ़ के आया, उसमें है टीचरों की कमी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को लाभ तो मिल रहा है ना। अगर किसी एक छोटी सी कमी के लिए लाभ देना ही बंद कर दो, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि ठीक है। कुल मिलाकर देखिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपना अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उनके समय में क्यों नहीं शिक्षकों की भर्ती हुई, आपके समय में क्यों नहीं हुई। इस बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो छात्र इंतजार में अभी भी शिक्षकों के कि कब शिक्षक आएंगे, कब उनका सिलेबस पूरा होगा, कब वो आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी थे हमारे साथ, राजकुमार मीणा जी थे, प्रोफेसर दरियाव सिंह चोटावत जी थे हमारे साथ, इसके अलावा डॉक्टर यशोदा चौहान जी हमारे साथ ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया, एनडीटीवी पर आप अपना कीमती समय दिए। और इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान।